अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। जनाब आली मिड वीक में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन वेंसडे पता नहीं क्यों मुझे खवातीन का दिन लगता है। मुझे लगता है वुमेन्स वेंसडे है ये, और आज भी हम कुछ ऐसी ही टॉप स्टोरी से शुरू करेंगे जिसमें आप चाहे खातून हो या मर्द हो आपको फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले जी बात करते हैं, एक दफ़ा फिर सर्दियाँ लौट आई हैं कराची में इस वीक में कहा जा रहा है। वैसे आपको मुझे देख के नहीं लग रहा होगा बिकॉज मेरे स्टूडियो में बहुत गर्मी होती है। देयर टू मेनी लाइट्स, सो आई डोंट लाइक टू वेयर अ लॉट ऑफ शॉल्स एंड स्वेटर्स। जब यहाँ पहन लूँ तो समझ जाए तब तो बहुत ही ज़्यादा शदीद सर्दी है कराची में। लेकिन बताया जा रहा है कि पूरे मुल्क में एक दफ़ा फिर आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ कोल्ड वेव, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में, क्योंकि हमने देखा कि बारिशों का सिलसिला जारी हो चुका है। बड़ी तेज़ी से बारिश हो रही है जिसकी वजह से ठंड एक दफ़ा फिर आ गई है। और मुख्तलिफ इलाकों में आप देख सकते हैं कराची का जो वेदर है ये ठंडा क्यों हुआ है, इस पर हमारे पास पैकेज भी है। लेकिन खिज़र के बारे में बात करेंगे, उस वादी में भी हम देख सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म की रौनकें हैं ओनली बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। लेकिन कल मैं आपको बताती चलूँ, कल मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट पे मौजूद थी जो कि ऑक्सफैम और WWF पाकिस्तान ने एहतमाम इसका किया था, एंड दिस वाज कॉल्ड क्लाइमेट शीरोज लॉन्च प्रोजेक्ट। शीरोज से मुराद है, हमेशा जब भी हीरो का जिक्र करें पता नहीं क्यों हमारे जहन में कोई लड़का या कोई स्ट्रॉन्ग सा आदमी आता है, लेकिन ख़वातीन भी, और ख़ास तौर पे ये आप देख सकते हैं कितनी जो बर्फ़ पड़ रही है। अभी तो हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, बट बेसिकली इट इज़ इंडिकेटिव के कितनी तेज़ी से हमारे माहौल में तब्दीली आ रही है। और यही वजह है कि माहौलियाती तब्दीली में आप 50% ऑफ द पॉपुलेशन को इससे गैर आगाह रख के या उसके बारे में उनका इनपुट लिए बगैर काम नहीं कर सकते। 35 सालों में आप देख सकते हैं इस सर्दी ने, इस बर्फबारी ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ बलाई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ा है। सो वुमेन ऑल्सो नीड टू स्टेप फॉरवर्ड। तो ऑक्सफैम का ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें माहौलियाती तब्दीली के बारे में जो एक्शन लेना है उसको मज़ीद पर्सनलाइज किया गया। यानी इसमें बात की गई है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, एक एकेडमिक हैं, प्रोफेशनल हैं, हम सब की जिम्मेदारी हमारे इन्वायरमेंट की तरफ क्या बनती है। आपको ये भी बताते चलें कि जो मुस्तनद इदारे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स इस वक्त सामने ये आई हैं जो कहती हैं 2003 UN का सिग्नेटरी भी है पाकिस्तान के, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमें बहुत सारे इक़दामात लेने हैं। हमने अपने इन्वायरमेंट की इमिशंस को कम करना है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, प्लास्टिक के इस्तेमाल को ख़त्म करना है। और अगर हमने अब ये टारगेट मिस किया, आपको बताते चलें कि जब हम स्कूल में होते थे तो MDGs का जिक्र होता था, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। पूरी दुनिया ने कहा था Y2K यानी ईयर 2000 में हम ऐसे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे जो कि अहम है आलम इंसानियत के लिए, और इनको 2020 तक पाना बहुत ही अहम है। लेकिन हमने देखा कि 2020 आ गया और इनमें से कई चीज़ें, मिसाल के तौर पे HIV को इरेडिकेट करना था, एजुकेशन, पानी और सेहत की सहूलियात तमाम लोगों को मिलनी चाहिए, ये ना हो सका। लेकिन अब क्लाइमेट के हवाले से जो गोल सेट किए गए हैं, अगर आप ये टारगेट 2030 का, यानी पूरी दुनिया ये टारगेट अगर मिस करती है तो हम अपने लिए एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं विच इज़ नॉट सस्टेनेबल। और इसमें हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ वबाई अमराज, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स, यही टेम्परेचर्स का मतलब, तबाहकारियाँ, कुदरती आफात, ये वो इन्वायरमेंट है जो हमारी अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों की वजह से, अपनी सेल्फिशनेस की वजह से आया है, एंड देयरफॉर वी नीड टू कॉम्बैट दैट। सबसे पहले एक दफ़ा फिर आपको इस सर्द सूरत हाल के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं, और फिर आगे आपके पास एक गर्मा गर्म खबर है जो बॉर्डर पार से है, तो उसका मजा भी आपने लेना है। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस पैकेज। खिज़र में रिकॉर्ड बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। दर्जा हरारत -13 डिग्री तक जा गिरा। शहरी ठिठुरने लगे। निजाम जिंदगी भी दरहम बरहम है। बलाई इलाकों का जमीनी राब्ता 20 रोज गुजरने के बावजूद भी बहाल ना हो सका। अवाम को आमदोरफ्त ने मुश्किलात का सामना है। रोड की बहाली के लिए महकमा तामीरात ने मशीनरी लगा दी है। इलाके की झीलों और दरियाओं में भी बर्फ जमी है। बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम की परेशानियों में मज़ीद इजाफा कर दिया है। जी जनाब, आपने देखा कि परेशानियों में तो यकीनन इजाफा हुआ है। और ये देखिए, ये पहला मौका है, और ख़ास तौर पे जब हम माहौलियाती तब्दीली की बात करते हैं, ना सिर्फ हमने इसको प्रेजेंट डे में फ़ाइट करना है, लेकिन साथ साथ हमने आने वाले कल के लिए प्लान्स बनाने।
आपको याद होगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में जब तनकीद की जाती थी तो यही कहा जाता था कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने शायद सड़क, पुल और इस तरह के बड़े ऑप्टिकल प्रोजेक्ट्स को बनाना इसलिए ज़रूरी समझा कि ना सिर्फ ये कि हमारी ये ज़रूरत थी, लेकिन ये ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में बना दिए जाते थे, कंप्लीट कर दिए जाते थे। इनका एक बड़ी रंगारंग तकरीब में इनका इफ्तिताह होता था एंड इट विल फॉरएवर बी रिमेंबर्ड एज योर सर्विस। ऑन दी अदर हैंड, हम किसी भी अगर तालीमी इदारे की तरफ देखते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ देखते हैं, तो हमें नहीं पता कि इसका इफ्तिताह किसने किया और पता नहीं कितने मायानाज नाम और रिसर्चर्स इसमें से निकल कर दुनिया में सामने आए हैं। कल मैं आपको ये भी बता रही थी कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन सिंपोजियम में मैं मौजूद थी और वहाँ पर यह बात हो रही थी कि बहुत सारे मामलात में हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के बिल्कुल बराबर थे, लेकिन फिर 1990s में हमने इसका एक नोज डाइव देखा। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि तैनाती के मामलात पाकिस्तान में और खुसूसन हुकूमती मामलात में बड़े अहम होते हैं। IG सिंध के हवाले से हम काफ़ी दिनों से ये खबरें सुन रहे हैं कि शायद वो रहेंगे, शायद उनका तबादला हो रहा है। फिर हमने ये भी देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कराची आने के बाद, उनके दौरे के बाद ऐसा लगता है कि सूरत हाल में तब्दीली आई है। सिंध हुकूमत का ख्याल है कि इनका तबादला फ़ौरन होना चाहिए और उसमें बात हो रही है। लेकिन आपको सुनवाते हैं कि IG सिंध ने अभी हाल ही बल्कि कल ही एक तकरीब में बात कर रहे थे और उनकी स्टेटमेंट्स क्या थी। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है, वो कहीं नहीं जा रहे, अगर गए भी तो तबादला ही होगा। IG सिंध सैयद कलीम इमाम का वाज़े ऐलान। कराची में यादगार शोहदा के इफ्तिताह के मौके पर अपने खिताब में IG सिंध सैयद कलीम इमाम ने कहा, लगता है उनके खिलाफ साजिश हुई। यूं महसूस हो रहा है कि तकरीब को अलविदाइये में तब्दील कर दिया गया। सिंध पुलिस शायद पैसे बचाना चाहती है। पहली बात यह कि अभी इतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं हो रहा। जब जाऊंगा अपने मुकद्दर से जाऊंगा और जब जाऊंगा वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, वह मज़ीद एक नई एवोल्यूशन होगी, ट्रांसेंड करूँगा, एक नए मराइल पर जाऊँगा। ये तकरीब कुछ और थी और किसी और का उसको लेके चले गए। सिंध पुलिस वाले शायद पैसे बचाना चाह रहे हैं मेरी फेयरवेल तकरीब के लिए, अगर कभी ट्रांसफ़र हुआ तो। लेकिन मैं अगर गया भी कहीं तो मैं हाथी 1.25 लाख के ही रहूँगा, फिक्र न करें। कलीम इमाम का कहना था कि कानून के मुताबिक काम करना हमारा फर्ज है। जब आप कानून पर चलते हैं तो मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात से घबराना नहीं, साबित कदम रहना होता है। जी, आपने देखा कि ये पुलिस मार्टर्स सेरेमनी थी, यानी पुलिस के जो शोहदा थे उनको कमेमोरेट करती हुई सेरेमनी थी जिस पे ये इन्होंने बयान दिया। लेकिन आपको ये भी दिखाएं कि बहुत सारे लोगों के इख्तिलाफात है। जी, ये सिर्फ एक नाराज़गी नहीं है, बहुत सारी नाराज़गियाँ हैं। बताते चले कि हुकूमत के इत्तेहादी जमात यानी MQM की भी रिजर्वेशंस थी और उम्मीद की जा रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब कराची तशरीफ़ लाएंगे तो इत्तेहादियों को मना लेंगे, खफगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उनकी मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी कि बहुत सारी बाद इसमें कैंसिल भी हुई, पोस्टपोन भी हुई और साथ ही साथ पता नहीं क्यों उनको वक्त ना मिल सका अपने इत्तेहादी जमात MQM के रहनुमाओं से मुलाकात करने का। इस पे एक दफा फिर बरहमी का इजहार किया है MQM ने। ये मामला क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। खबरें और भी हैं, ये तो हमारे अंदरूनी मामलात यानी डोमेस्टिक इश्यूज हैं, लेकिन साथ साथ ये भी देखेंगे कि दुनिया भर की इकोनॉमी पे कोरोना वायरस ने क्या असर डाला है। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और इसके अलावा मैंने आपको कहा था गर्मा गर्म खबर, यानी बहुत सारे इदारों का ये मानना है, बल्कि एक बहुत बड़ी इंडियन पॉपुलेशन का मानना है कि TV एंकर अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और पाकिस्तान में उनकी बड़ी दहशत है। लेकिन किस चीज़ ने उनको खुद दहशत दज़ा किया, ये हम आपसे शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंडियन जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी के हवाले से। कहा जाता है इन्होंने अपनी पोजीशनिंग ऐसे की है, बड़ा अग्रेसिव स्टाइल इनका होता है, चाहे इनके सामने कोई भी हो बोलने का मौका नहीं देते, सिर्फ अपनी ही कहे जाते हैं। यही इनकी वजह शोहरत भी है और यही वजह है जिसकी वजह से लोग इनको अब इतना अच्छा भी नहीं समझते और हमारे मुल्क में इस वक्त आग लगी हुई है। ये बड़ा इश्तियाल अंगेजी वाला अंदाज अर्नब गोस्वामी का खुद होता है, लेकिन आपको बताते चलें इन सवालात का अर्नब के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन हाँ, रिएक्शन ये जरूर आया कि कुणाल कामरा को इस एयरलाइन ने, इंडिगो ने, अगले 6 माह के लिए अपनी एयरलाइन में सफर करने से बैन कर दिया। साथ ही साथ ट्विटर पे इस पर बड़ी बातचीत हो रही है। ये वीडियो इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हुई हुई है और लोग अर्नब से यही सवाल कर रहे हैं। खासतौर पर आपको बताते चलें कि यहाँ पे जो मामला उठाया गया था वो था रोहित का। यहाँ पे जिक्र किया इन्होंने, जो कि एक दलित स्टूडेंट है और उसने सुसाइड कमिट की और उसका सुसाइड नोट की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन आई, जिसको एक दफा की ऑपोजिशन के ऊपर निशाना दागते हुए अर्नब गोस्वामी ने कहा कि नहीं जी, इसको पॉलिटिसाइज किया गया है, ये उनके पर्सनल रीजंस थे, जिस पे लोगों की काफी दिल आजारी हुई। यानी एक तरफ JNU स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज थे और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उसके ऊपर जो सियासत और मीडिया ने खेल खेला, दैट व्हाट कॉज्ड हिम दिस एम्बैरेसिंग सिचुएशन। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सना रूथ, जो कि बात करेंगी स्पीच थेरेपी के हवाले से और खास तौर पे आपके बहुत सारे सवालात हैं। सो वेलकम करते हैं ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम सना, क्या हाल चाल हैं आपके? अच्छा सना, मुझे ये बताइए कि कल बहुत सारे सवालात आपके लिए आए थे और आज हमने आपको सहमत दी है। अर्ली इंटरवेंशंस का यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी। किस एज में हमें पता चल जाना चाहिए कि ओके, दिस सर्टेन माइलस्टोन इज नॉट अचीव्ड एंड देयरफॉर द पेरेंट्स शुड लुक फॉर हेल्प एंड फॉर गाइडेंस फ्रॉम पीपल लाइक योरसेल्फ? 1 ईयर में पता चल जाता है अगर बच्चा जो है वो इसमें एक चीज़ हम भूल जाते हैं हमेशा कि बच्चा अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता ना, अगर 4 मंथ्स में आपको आवाज़ पे, तो इट मीन्स कि ये तो रेड अलर्ट बढ़ जाता है कि हियरिंग का कोई कॉज इन्वॉल्व है बीच में। जैसे आपने देखा होगा बच्चे साउंड्स पे या वो जो झुनझुना बजाते हैं तो एकदम देखते हैं, पता चल जाता है। तो इसी तरह स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे ही बच्चे की एज बढ़ती है तो उसमें पता चल जाता है। 1 ईयर में अगर बच्चा कूइंग नहीं करा, बैबलिंग नहीं करा, मामा बाबा नहीं बोल रहा और वो मतलब वो जैसे जेस्चर्स यूज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसमें पता चल जाता है कि ये रेड अलर्ट है कि ये बच्चा नहीं बोल रहा टाइम पे। अच्छा, आमतौर पे इस पे बड़ी आपस में बहस होती है घरों में और ख़ास तौर पे अगर 2 जनरेशन्स एक ही घर में रहती हों तो कहा यह जाता है कि दादी या नानी की इंसिस्टेंस होती है, नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, तुम भी लेट बोले थे, बच्चा भी लेट बोलेगा लेकिन बोल लेगा। इस तकरार में हम कितना कीमती वक्त ज़ाया करते हैं? मोस्टली बहुत ज़्यादा हो जाता है ज़ाया। जैसे बच्चा अगर 3 इयर्स में मेरे पास आ रहा है तो उसका 0 to 3 इयर्स जो है वो बच्चे का ब्रेन ज़ुबान बना लेता है जी। और अगर 3 ईयर में बच्चा आपके पास आ रहा है तो इट मीन्स के आपके पास अब टाइम जो है वो कम बचता है। फिर हम उसकी एक असेसमेंट करते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है, जो उसकी क्रॉनिकल एज है वो कितनी है और उसके पास वर्ड्स कितने और उसकी लैंग्वेज कहाँ स्टैंड करती है। तो इसमें 3 इयर्स तक आप जो है वो टाइम ना ज़ाया करें, जितना जल्दी हो सके आप बच्चे को स्क्रीनिंग करवा के उसका जो है वो थेरेपी स्टार्ट करवाएं। अच्छा सना, एक चीज़ जो हम तमाम अपने व्यूअर्स के लिए बताना आपसे पूछना चाहेंगे कि व्हाट आर द रेगुलर माइलस्टोन्स, यानी बच्चा अगर आज यानी पैदा होता है और 1 महीने की उसकी उम्र है या बेशक ही इज़ एन इन्फेंट राइट नाउ, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? व्हाट इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल फ्लो ऑफ दिस, यानी कि अकॉर्डिंग टू एज, कितनी एज में क्या होता है जी। 3 मंथ्स तक 3 to 4 मंथ में बच्चे की गर्दन का होल्ड आ जाता है और फिर इसके बाद जो है वो 5 to 6 मंथ में वो बैठने लग जाता है, करवट बदलता है और जो है वो उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। सही। और उसके बाद जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे आप देखेंगे 7 मंथ में जो है वो बच्चा क्रॉल करने लगता है और उसके बाद 8 मंथ तक वो क्रॉलिंग आती है, फिर स्टैंडिंग आती है। 9 मंथ में कुछ बच्चे चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 9 मंथ में खड़े होकर जो है वो स्टैंडिंग करते हैं। फिर 1 ईयर तक बच्चा एक प्रॉपर जो है वो जिसको हम कहते हैं ना वॉक आ जाता है, इंडिपेंडेंट वॉक पे आ जाता है। अच्छा सना, व्हेन इट कम्स टू स्पीच, अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि बच्चा नहीं बोल रहा, आप लोगों की क्या मेथडोलॉजी होती है फिर उसको इंटरवीन करने की, उसको सिखाने की, और पेरेंट्स को आप लोग क्या एडवाइस करते हैं साथ साथ?
अगर बच्चा नहीं बोल रहा हमारे पास आ रहा है तो उसमें हम ये चेक करते हैं, सबसे पहले उसकी पूरी स्क्रीनिंग होती है कि इसके अंदर कोई विटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि समटाइम हम वीक होते हैं तो हम लेथार्जिक फील करते हैं तो हम कम्युनिकेट नहीं करते। फिर थोड़ा सा पेरेंटल हिस्ट्री ली जाती है कि जो पेरेंट्स हैं वो जेस्चर्स पे रिस्पॉन्ड तो नहीं करे, जैसे बच्चा मुंह से ऐसे हाथ से इशारा कर रहा है और उसकी इशारा कर रहा है किसी तो वो नीड पूरी हो गई। और जो है वो या मदर जो है ना वो बहुत ज्यादा ये करती हैं कि मुझे तो समझ आ जाती है इसको क्या चाहिए, वो मतलब वर्बल नहीं होने देती ना, भाई समझ आ गई आपने दे दिया, बगैर कहे उसके बिना कुछ कहे आप बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। तो अब उसमें ये नुकसान होता है ना, आपको मेहनत ही नहीं करने की आदत होगी ना, आप क्यों अपने इतनी एफर्ट लगाएंगे जब आपको मेहनत किए बगैर ही चीजें मिलती हैं। फिर उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि लैंग्वेजेस कितनी यूज हो रही हैं घर में, क्योंकि समटाइम जब बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज़ हो रही होती हैं तो वो भी बच्चे की लर्निंग पे अफेक्ट डालती हैं, वो बोलने में उसको, और फिर उसकी हियरिंग फ़ौरन चेक करवाई जाती है कि कहीं सुनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पेरेंट्स को समझाया जाता है कि आप अगर उनका ये बिहेवियर है कि वो फ़ौरन से बच्चे की डिमांड बोलने से पहले ही उनको मिल जाता है तो फिर डिज़ायर पूरी हो जाएगी विदाउट आस्किंग, तो फिर उसका आप ऑब्जेक्टिव कोई नहीं रहेगा। एग्जैक्टली तो फिर उस वजह से जो है पेरेंट्स को, मदर्स को बहुत गाइड करना पड़ता है। और उसमें आप ऑनेस्टली उनको, अगर वो जॉइंट फैमिली में है तो ससुराल का प्रेशर भी बहुत होता है कि क्यों इतना फोर्स कर रहे हो, दे दो जो मांग रहा है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को सबको इंक्लूड करके उनको समझाना पड़ता है। अच्छा, जब आपके पास इंटरवेंशन शुरू होती है उसमें कितना अरसा लगता है बिफोर वी स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स, यानी आपके पास आने के बाद, ये तमाम स्क्रीनिंग होने के बाद, फिर जब सेशंस शुरू होते हैं, कितने अरसे में आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी एक्सपीरियंस में बच्चे रिस्पॉन्ड करने लगते हैं? डिपेंड करता है बच्चे की। इसके लिए भी एक रियलिस्टिक बेंचमार्क करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे आपके पास फ्रस्ट्रेटेड पेरेंट्स आते होंगे जो ऑलरेडी बच्चे की स्लो प्रोग्रेस की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, फिर आपके पास अगर उन्होंने 2 या 3 सेशंस लिए तो अचानक आपसे भी जवाब तलबी होने लगती होगी कि भाई अभी तक हमें कोई रिजल्ट्स क्यों नहीं नजर आ रहे। होता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये हमारी रूटीन की प्रैक्टिस में है। सही, वो उनका भी कसूर नहीं होता। They have a lot of pressure of society. True. तुम्हारा बच्चा बोल नहीं रहा, तुम्हारे बच्चे के साथ मसला क्या है, तो अब ज़ाहिर इसमें ना हम थेरेपिस्ट को बहुत पेशेंस के साथ और हमें बड़ा काम रहना पड़ता है कि ये तो होगा, क्योंकि हम वो प्रेशर नहीं ले रहे जो एज अ पेरेंट वो ले रहे हैं। अब एक मदर को मैं आपको बताऊँ, इतने सालों में आई हैव सीन सो मैनी क्लाइंट्स ना, अब उसमें हर एक की एक अपनी स्टोरी है और सबके इतनी दुखी होती है कभी कभी कि आपको तो आपके टेयर्स आ जाते हैं कि यार मतलब ये भी है सोसाइटी में कि अगर एक बच्चा वैसे ही सफ़र कर रहा है, ऊपर से मदर पे इतना प्रेशर है, फिर उस बच्चे पे इतना प्रेशर है, तो ये तो होता है। लेकिन मोस्टली जो है वो बच्चे की एबिलिटी पे होता है कि वो कितनी जल्दी परसीव कर रहा है और पेरेंट्स कितना हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। तो 3 मंथ में तो हमें एक नज़र आ जाता है कि वो कितना जो है वो कवर अप कर रहा है। विदिन 3 months ऑफ इंटरवेंशन यू विल स्टार्ट सीइंग इम्प्रूवमेंट, और साथ में बहुत सारी और चीज़ों का ख्याल रखना है, जिस तरह बच्चे को प्रेशराइज ना करें। बट आई एम वेरी इंट्रीग्ड सना, जैसे आपने खुद कहा कि बहुत सारे ऐसे तकलीफ दे एक्सपीरियंसेस आपने देखे हैं, सिचुएशंस देखी हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई शेयर करना चाहें जिसने आपको एक तरह से इम्पैक्ट किया हो, वो क्या किसी की स्टोरी थी? मैं तो बड़ी मुश्किल में, पता चले मैं यहीं रोना स्टार्ट। एक मदर मेरे पास आई थी और उनकी बेटी जो थी वो सीपी थी। Okay. तो बाय बर्थ ही, आपको पता है सीपी तो बाय बर्थ होता है कि मोटर न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम होती है, ब्रेन के लीजन को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसकी वजह से जो है वो बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तो अपर लिम्ब होते हैं या लोअर लिम्ब होते हैं या फिर राइट साइड या लेफ्ट साइड की बोथ जो है वो सीपी हो जाता है। ठीक है। अब उस मदर ने आके मुझे कहा कि सना मेरी सास कहती तूने क्या खाया था तो ये पैदा हुई। Don't you think it's very hard कि अब मैं उसी सिनेरियो में आई एम फीलिंग द थिंग, और वो जिस तरह वो रोई थी वो मदर, वो इतना ज़्यादा वो हार्ट टचिंग था कि आई वाज शॉक्ड। अच्छा, यहाँ पे सना को बुलाने का और इन एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का एक मकसद ये भी है कि हम ऑल्दो एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड कल्चर पे नाज करते हैं, लेकिन आप देखिए कि कहाँ हम इसी कल्चर की वजह से, इन्हीं रिवायतों की वजह से दूसरों को तकलीफ देते हैं। ऐसी बातें करना बड़ा कॉमन है, हम अपनी कहानियों में, ड्रामों में सुनते हैं। फिर इसके अलावा ये कि शुरू में जब मदर्स अगर प्रेगनेंसी में दे आर वांटिंग टू रेस्ट या कभी आपको किसी चीज़ से मना करें तो उनको जुमला सुनने को मिलता है कि भाई कौन सा अनोखा काम कर रही हो,
एवरीबडी गोज थ्रू दिस और ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपका रेस्ट, आपकी प्रॉपर मेडिकल अटेंशन इस तरह की कितनी बीमारियों को, कितनी सिचुएशंस को एक तरह से अवॉइड कर सकती हैं, वो भी अहम है। जो आपने यहाँ पे जिक्र किया सना कि बच्चे को पैदाइश के वक्त उसकी ऑक्सीजन ब्रेन तक ना पहुंचना, समटाइम्स इट इज डिलेज, यानी समटाइम्स व्हेन यू डिडंट गेट द अप्रोप्रिएट मेडिकल अटेंशन ड्यूरिंग लेबर, उसकी वजह से होता है। बट थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर एंड वी होप कि अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका बच्चा रेगुलर बेंचमार्क्स को मीट नहीं कर रहा, माइलस्टोन्स नहीं अचीव कर रहा, यू मस्ट सीक हेल्प नो मैटर व्हाट द प्रेशर माइट बी एट होम। आपकी जिम्मेदारी आपका बच्चा है एंड यू मस्ट टेक अ स्टैंड फॉर इट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आपने अक्सर लोगों को ये सलाह देते हुए सुना होगा कि बादाम खाया करो, इससे जहन तेज होता है और याददाश्त भी ज़बरदस्त हो जाती है, आपको कुछ भूलता नहीं है। लेकिन ये भी एक प्रोसेस है और इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट यू नाउ हैव सम ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, और यही वजह है कि वी हैव द चैंपियंस एंड द स्मार्टेस्ट माइंड एथलीट्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, जिन्होंने गुज़िश्ता 10 सालों में बहुत सारी चैंपियनशिप्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। 40 से ज़्यादा ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और हर तरह का, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, मेडल जीत के पाकिस्तान के लिए लाए हैं। सबसे पहले इनके बारे में दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट और फिर इनसे मुलाकात भी करेंगे। की क्या है बात, कहीं भी किसी भी जगह मुकाबला हो तो अपना लोहा मनवा ही लेते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ आलमी मेमोरी गेम्स में भी, जहाँ पाकिस्तानियों ने फतह के झंडे गाड़ दिए। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ मेमोरी डेवलपमेंट की टीम ने बरतानिया, फ्रांस, मलेशिया और चाइना जाकर मुकाबलों में हिस्सा लिया और 40 से ज्यादा ममालिक से आए मेमोरी एथलीट से मुकाबला किया, जिसमें 36 मेडल्स और 10 ट्रॉफियां हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर दिया। जी, अगर आपने नंबर्स याद करने हैं तो 40 मुख्तलिफ ममालिक, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि 36 मेडल्स एंड 10 ट्रॉफीज पाकिस्तानी माइंड एथलीट्स जीत के लेके आए हैं। आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं, वी हैव द मास्टर ट्रेनर विद अस, और आपको बताते चलें पूरी दुनिया में सिर्फ 4 मास्टर ट्रेनर्स हैं एंड वन ऑफ देम इज अ प्राउड पाकिस्तानी। शी इज ऑल्सो अ सीनियर आर्बिटर ऑफ द मेमोरी ऑफ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। हमारे साथ मौजूद हैं सनिया आलम। अस्सलाम वालेकुम। और आप ही के साथ आए हैं इनके ट्रेनीज, यानी जिनके साथ ये मेहनत करते हैं एंड आवर मास्टर एथलीट्स। हमारे साथ मौजूद हैं एमा आलम, हु इज द वर्ल्ड माइंड मैपिंग चैंपियन 2019 जूनियर, और आप ही के साथ हैं किसा जहरा, हु इज अ सिल्वर मेडलिस्ट एट द 2019 वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैंपियनशिप। सो कांग्रेचुलेशंस इज ड्यू, माशाल्लाह, इतने सारे मेडल्स, और ये आई थिंक दिस विनिंग स्ट्रीक विल कंटिन्यू इंशाल्लाह ताला। सनिया, मुझे बताएं कि जब भी आप लोग आते हैं, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, ऑल्सो वी गेट अ लॉट ऑफ एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। हर कोई चाहता है कि इन स्किल्स को अपने ब्रेन पे, अपनी मेमोरी पे, माइंड मैपिंग पे काम कर सके। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लोगों की यहाँ पे मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, हाउ कैन पीपल गेट इन टच विद यू? Okay. Thank you for having us on the show. हमारी वेबसाइट के जरिए www.ihmd.co उसमें हमारी सर्विसेज के बारे में, हमारे कोर्सेज के बारे में, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कम्पीट कर रहे हैं, कहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, एंड ओवरऑल क्या एम है हमारा, वो सारा आप वेबसाइट पे मालूमात वहाँ पे मिल जाएगी। सनिया, कोई क्राइटेरिया होता है, यानी एक शख्स आपके पास आया और कहे मैं वैसे ही भुलक करूँ, यानी मेरे पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, मैं मेहनत भी करता हूँ जो, लेकिन जब एग्जाम्स में जाते हैं लॉट ऑफ यंगस्टर्स फील कि वो ब्लैंक हो जाते हैं। सो कैन यू वर्क विद देम और डू यू टेक extraordinary students as your mentees? नहीं, हमारे कोर्स में एनरोल करने के लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि एक बेसिक लेवल की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। सो एक इंग्लिश कम्प्रीहेंशन टेस्ट हम लेते हैं, और अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स ओके हैं तो हम आपको एनरोल कर लेते हैं। एंड दैट जस्ट डजंट मीन कि हम सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स को लेते हैं। इसका सिर्फ मतलब ये है कि हमारा जो कोर्स कंटेंट होता है ना, वो इंग्लिश में प्रेजेंट होता है। तो ट्रेनर डज स्पीक इन उर्दू, बट आप उसको ग्रास्प बेहतर कर सकते हैं अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन हो। अच्छा, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर तो जो स्टूडेंट्स आपके पास आए एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कम्पीटिंग, वो चैम्पियनशिप्स में नहीं जाना चाहते लेकिन वो अपनी स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सो डू दे गेट एनी सर्टिफिकेशंस, और क्या इस सर्टिफिकेशन की कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन भी है? बिल्कुल, और हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं मोस्टली आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन कम्पीटिंग। कम्पिटिशन्स तो हम इसलिए करते हैं कि एक तो जो
कम्पीट करना चाहते हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। बट ओवरऑल हमारा एम ये है कि आप अपनी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ में इन कोर्सेज को इस्तेमाल करें। दैट्स द एम। वंडरफुल। आपको बताते चलें कि इस दफा की पीपल्स मैगजीन पाकिस्तान में द कप इज अबाउट आवर चैंपियंस एंड यू कैन सी ऑल ऑफ देम एंड देयर ट्रॉफीज एंड देयर मेडल्स। ट्रूली अ वेरी प्राउड मोमेंट। एमा, मुझे बताओ, you've been to several competitions. How was this one different? यानी आप माशाल्लाह you've been the 2019 champion. Was there a pressure on it? और बाकी लोगों तो हम कहते हैं कि मुख्तलिफ तरह का performance pressure होता है, but you guys have your emotions and your mind to be the strongest. आप लोग pressure को कैसे process करते हो? Pressure तो होता है, लेकिन I know how to deal with it, so it's very easy. And this competition was special because it was world level पे, and world level पे Pakistan won the title माशाल्लाह on junior level. उसके अलावा मैंने 3 गोल्ड मेडल्स भी जीते माइंड मैपिंग के तीनों डिसिप्लिन्स में, एंड ओवरऑल मैंने सिल्वर जीता। वाओ, गुड लक टू यू एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। किसा, आपसे भी पूछना चाहूंगी माइंड मैपिंग के हवाले से, यू आर अ सिल्वर मेडलिस्ट। हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्रोसेसिंग प्रेशर की, लेकिन ओवरऑल गुड लाइफस्टाइल हैबिट्स दैट यू नीड टू हैव फॉर अ शार्प ब्रेन, उसके लिए क्या कहोगी? मैं एक करेक्शन कर देती हूँ, स्पीड रीडिंग में मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो कैन आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट स्पीड रीडिंग इज क्विकली? कि स्पीड रीडिंग क्या होता है कि हम जो एक किताब लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम उसको एक पूरा एकेडमिक साल लगाते हैं उसको पढ़ने में, राइट? हम वो सेम किताब स्पीड रीडिंग टेक्निक के जरिए उसको कुछ घंटों में पढ़ सकते हैं उस किताब को। तो कंपटीशन में क्या होता है कि हमें एक किताब मिलती है नॉन पब्लिश्ड, दैट मीन्स वी हैव नेवर सीन इट बिफोर, और 80,000 वर्ड्स होते हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली। हमें मैक्सिमम 2 घंटे मिलते हैं उस किताब को पढ़ने में, एंड देन इमीडिएटली आफ्टर हमें उसका एग्जाम देना होता है। तो दिस कोर्स इज सो इफेक्टिव कि आप जो इतना टाइम बचाता है आपका, कि जो आप चीज 1 साल में पढ़ते हैं, एक एकेडमिक साल लगाते हैं, वो कुछ घंटों में पढ़ सकते हैं। Absolutely. So speed reading really speeds up your life as well. You are able to retain record, और जिस तरह एक मास्टर सुपर कंप्यूटर होता है उसी तरह ये इन्फोर भी होती है और रिट्रीव भी की जा सकती है। So this is a great skill to have, and once again जितने हमारे viewers हैं interested हैं, go visit their website. Congratulations once again for representing Pakistan so effectively. Thank you Kisa, thank you Emma, and thank you Sania for being here. चलते हैं जी एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है। हमने एक बड़ा आम जुमला बोला जाता है, गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे तो ये ग्रामेटिकली गलत है, बिकॉज गलती और मिस्टेक एक ही चीज़ होती है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारे लिए सबसे मुश्किल है अपनी ही ज़बान से और बजाते खुद ये एडमिट करना कि हमसे गलती हुई है। तस्लीम करने से भी हम घबराते हैं, माफ़ी मांगते हैं तो भी अंग्रेज़ी में 2 जुमले कह देते हैं, आई एम सॉरी। उर्दू में बोलना या माफ़ी मांगना हमें मुश्किल लगता है। ये सब पॉइंट आउट करता है गिल्ट एंड शेम को जो हमने एसोसिएट कर दिया है मिस्टेक से। जब तक आप गलती नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं, लेकिन सीखने के इसी अमल को हम रोक देते हैं, बिकॉज बहैसियत एक माशरा अगर कोई गलती करे तो हम उसको फिर वो गलती भूलने नहीं देते, और यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। मैंने कई दफ़ा कोट किया है, एक इंटरनेशनल क्रिकेट कोच जब पाकिस्तान आए तो उनसे हमारे टैलेंट के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा ज़बरदस्त बेहतरीन टैलेंट है, लेकिन गलती करने से, फेलियर से इतना घबराता है कि एक सीधी लाइन में चाहता है कि इनका करियर चलता रहे, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब हमने लोगों से पूछा कि क्या गलती करके तस्लीम करते हैं, गलती से कुछ सीखते हैं, या अपनी बात पे अड़ जाते हैं, अना के पीछे लग जाते हैं कि नहीं भाई हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। क्यों मानेंगे भाई, यहाँ पे कोई अपनी गलती मानता है क्या? इतना एक ही नहीं है लोगों के अंदर को अपनी गलती माने। हर बंदा चाहता है कि मैं सही हूँ आप गलत हो। अगर हंस के थोड़ी सी आप गलती मान लो तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, कोई छोटा बड़ा तो नहीं हो जाता ना, इसमें कोई झुक थोड़ी सी जाता है यार। अगर कोई गलत करता है वो अपने आप को एक्सेप्टेबल हो जाती है बात, तो उसको माफ़ी तलाफी हो जाती है। जो गलत करता है और उसके ऊपर पशेमान नहीं होता तो वो उसके लिए जो ना हठधर्मी का बात बनती है। इससे लेसन देने वाले मॉडल है, जब वो ऐसा करेंगे तो फिर आगे क्या कुछ होगा। एडमिट नहीं करना उसको, उनके दिमाग में एक भरा हुआ है कि भाई नहीं आई एम राइट। हमारा जो डाउनफॉल है यही वजह है। हमें गलती मान लेनी चाहिए ताकि बात आगे बढ़ने से खत्म हो जाए। कि गलती आपकी ना भी हो तो आप मान लीजिए। अब लोग गलती होने के बावजूद नहीं मानते, इसका मतलब ये है कि वो उस पर और यानी वो चाहते हैं कि मजीद बात बढ़े। वो जमाना आ गया उल्टा और फखर कर रहे हैं ऐसे गलती करके कि हमने अच्छा काम किया, कोई बोलने वाला नहीं है, हम किसी की सुन रहे हैं।
ये जाहिर करते हैं। जैसे मैं बाप हूँ, अगर मैं गलती करके नहीं अपने बच्चे की गलती को गलती नहीं समझ रहा, उसका फेवर कर रहा हूँ, मेरा बच्चा भी वही करेगा जो मैं उसको डिलीवर कर रहा हूँ। प्रमोट करना चाहिए कि एक बंदे ने अपनी गलती मानी, पर ऐसा हमारे माशरे में नहीं है, लोग उसी को गलत बोल रहे होते। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी पावर अगर आपके पास है, माइट इज राइट तस्वुर किया जाता है। आपसे गलती हो भी जाए तो ना आप गलती को तस्लीम करते हैं, बल्कि और आसीने चढ़ा कर ऊंची आवाज़ में उस पर अड़ जाते हैं कि नहीं जी जो मैं कर रहा हूँ वो सही। इससे क्या नुकसानात होते हैं और इस रवैये से आपका डाउनफॉल किस तरह यकीनी, इस पर बात करेंगे आज। हमारे साथ जो पैनल है वो बड़ा ज़बरदस्त है, मुख्तलिफ ज़ाविये से इसको देखेगा, माशरती पहलू से भी, और इसके साथ साथ जो जनरेशनल गैप आप इसमें देखते हैं। क्या हमें लगता है कि पुराने ज़माने में लोग, एक बड़ी अच्छी बात हमारे एक जब हम वॉक्स पॉप ले रहे थे तो उन्होंने कही कि गलती ना भी हो तो मान लेनी चाहिए। क्या ऐसा भी आजकल होता है, ये पहले ही होता था? हम ये जानेंगे। हमारे साथ जो पैनल है उनसे इंट्रोड्यूस करती हूँ आपको। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं अब्दुल गफ्फार आगा साहब से, जिनको हम प्यार से हकीम साहब भी कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब यहाँ पे मौजूद होने का। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं मिन्हास मेघानी, कंसल्टेंट हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, और खुसूसन इनका फोकस है बिजनेस कम्युनिकेशन पे। थैंक यू मिन्हास फॉर बीइंग है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, माहिर नफ्सियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फजीला मेहदी। थैंक यू फजीला फॉर बीइंग है। हकीम साहब, सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे किया जाए, क्या समझते हैं कि गलती हो जाती है तो फौरी तौर पे इंसान को एम्बैरेसमेंट होती है, लगता है कि अगर मान लिया तो छोटा पड़ जाऊंगा, तभी मानना नहीं चाहते? देखिए, सबसे पहले तो मैं मजहबी पहलू की बात करूँगा जी, इसलिए कि माशरती रिवायती जितनी भी चीज़ें हैं, जो ट्रेंड सेट हैं, उनके अगेंस्ट कुछ करना हम गलती समझते हैं उसूली तौर पर। मजहब में मैं एक अजीब बात पर गौर करता हूँ। कुरान करीम की एक आयत है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वाले को पसंद करेगा। जी, ये तय है ना कि तौबा किस चीज़ की करेगा? किसी गुनाह की, किसी गलती की। बिल्कुल। तो क्या अल्लाह ताला गलती करने वाले को पसंद करता है? अल्टीमेट रिजल्ट तो यही है ना, गलती को सुधारने वाले को पसंद करता है। बात यह है कि जब इंसान ये समझ ले कि मैं मुकम्मल नहीं हूं, मुझसे गलती हो सकती है, जिस दिन मैंने ये तय कर लिया कि मुझसे गलती हो सकती है, तो उसके बाद तो सब चीजें आसान हो। और फिर गलती का इदराक करना, गलती को मान लेना, ये बेहतरी की तरफ हमेशा पहला कदम है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब हम एतमाद की या कॉन्फिडेंस की बात करते हैं आगा साहब, तो कहा यह जाता है कि अगर आप हर वक्त ही अपने आप को गलत समझेंगे, तब तो आप में ना फैसला करने की सलाहियत होगी, बल्कि जो फैसला किया भी है वो भी आपको थोड़े अरसे में गलत लगने लगेगा। कितने लोग हैं जो जॉब कर लेने के बाद, प्रोफेशन एक्सेप्ट कर लेने के बाद, कॉलेज में दाखिला हो जाने के बाद, यहाँ तक कि शादी कर लेने के बाद समझते जी गलती हो गई, ये तो मुझसे मैंने सही तौर पर डिसीजन नहीं लिया था, तब क्या कहेंगे? देखिए, गलती तो होगी, उस गलती को आपने कंपनसेट करना है, आपने इसको कैरी करना है। जो गलती हो गई है उसको आपने निभाना है, और यही इंसान की अजमत है। बिल्कुल सही। मिनास, आपका इस पे क्या व्यू है? यानी आपने देखा होगा ना, बहुत सोच विचार के बाद फैसला लिया, और कई दफा अपनी जिम्मेदारी को रद्द करने के लिए, यानी उसको छोड़ने के लिए हम गलती का बहाना कर दे, तो गलती हो गई, माफ कर दे, नहीं करना आप मुझे। हाँ, मुझे हंसी आ गई, आपने बहुत सारी चीजें मेंशन की, एंड मी आल्सो स्पेशली शादी हो गलती हो गई। हाँ, शादी गलत हो गई मुझसे तो। ओके, सो आगा साहब राइटली सर, एक्चुअली कि पहली चीज, एक तो हमारा तो ईमान ही यही है ना, हम तो अगर इस्लाम की, आज का टॉपिक ऐसा है कि इस्लाम की टीचिंग से हम सारा कुछ ले सकते हैं एक्चुअली। सो वी फर्स्ट हैव टू बिगिन विद द फैक्ट कि हमारा तो ईमान ही यही है कि भाई अल्लाह इज ओनली परफेक्ट, और इसके अलावा कोई नहीं है। अब जब हम परफेक्ट है ही नहीं, तो फिर ऑब्वियसली विल मेक मिस्टेक्स, तो फिर वो वाली एक्सेप्टेंस। अब ये इतनी सिंपल बात है, बट वी टेंड टू फॉरगेट, ये सिंपल छोटी सी चीज हम कभी कभी भूल जाते हैं, या फिर उस दौड़ में लग जाते हैं कि थोड़ा सा हमसे, या तो बहुत ज्यादा हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि गलती हो ना जाए। मुझे लगता है कि हम सारों को पता है कि इम्परफेक्ट है हम, ये जो हम लिबादा ओढ़ते हैं ना परफेक्ट होने का, ये हमारा ट्रम्प कार्ड है। आप ही देखिए फजीला, जब हमें कोई रास्ता नहीं मिलता तो हम रोने धोने लगते हैं और हम मान लेते हैं कि हमने गलती की है, वेराज कि जब वो गलती या वो रवैया हमारे मफाद में होता है तो हम डट जाते हैं कि नहीं जी कोई गलती नहीं हुई हमसे। आप इसको नफ्सियाती पहलू से कैसे देखती हैं? देखिए, गलती का हो जाना, जैसे कि इन दोनों ने ही बताया कि गलती तो होनी है, हो भी जाती है। इसको ना मानने को हम नफ्सियात के पहलू से एक कॉग्निटिव रिजिडिटी कहते हैं, कि एक रिजिड एक इंसान का पैटर्न होता है
जब गलती को ना मान के फिर वो इस बात पर पक्का हो जाता है कि अब मैंने किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं करना कि हाँ मुझसे भी गलती हो जाती है, तो फिर इस तरह के लोग हम माशरे में देखते हैं कि जो किसी सूरत ये चीज मानने को तैयार नहीं होते कि गलती हमसे हुई है, कभी किसी और के ऊपर ब्लेम करते हैं, कभी सर्कमस्टांसेस के ऊपर ब्लेम करते हैं। क्या आपको लगता है इसकी वजह ये भी है कि हमने बचपन से, आप देखें अगर क्लास में बच्चे शरारतें करते हैं, कोई गलती हो गई, कोई चीज़ टूट गई, तो उसके बाद होने वाले अमल से वो इतना खौफजदा होते हैं कि दे डोंट वांट टू एडमिट। यानी अगर आपसे ग्लास टूटा है तो यकीनन इसके बाद डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी, उसको अवॉइड करने के लिए आप गलती को छुपा देते हैं, एविडेंस ही छुपा देते हैं, कोई ग्लास नहीं टूटा है। ये सारी चीजें डेवलप ही उन रिएक्शंस की वजह से होती हैं जो बचपन में गलती के बाद आते हैं। अब यूजुअली बच्चे जब हमारे घरों में बहुत छोटे होते हैं, हमें पता होता है कि शीशे का कोई ग्लास हैंडल करना हम बल्कि बड़ों से भी टूट सकता है, तो बजाय इसके कि आप बच्चे के ग्लास तोड़ देने में बहुत जोर से चीखें, आप थोड़े टाइम के लिए प्लास्टिक के या स्टील ग्लासेस भी रख सकते हैं। फिर अगर टूट भी गया है तो फिर चीखने के बजाय बेहतर होगा कि कॉन्सिक्वेंसेस उसको बताएं कि ये तुमसे टूट गया है, आओ इसे मिलकर समेटें। तो यहाँ से वो बच्चा लर्न करता है अपनी गलती को, जैसे आगा साहब ने कहा कि कैरी करना। तो यूजुअली हम कैरी करना नहीं सिखाते, जिसकी वजह से ये पैटर्न फिक्स हो जाता है। अच्छा, कहीं ना कहीं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में तो हमें ये लगता है कि गलती एडमिट करने का ये तो बड़े अच्छे माशरों की मिसाल है ना, कि गलती मैंने मान ली तो दूसरा भी मुस्कुरा कर कहेगा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें माफ किया। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है, बेचारा जो गलती मान ले आगा साहब उसकी तो हम दुर्गत बना देते हैं। मिसाल के तौर पर बेहतर है वो शख्स जो आपकी गाड़ी को अगर मार दे और अपनी गाड़ी भगाता हुआ ले जाए, अगर वो रुक गया तब तो फिर आपके गुस्से पे डिपेंड करता है, हो सकता है आप चार को और मिलाकर उसकी पिटाई करवा दें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन अगर उस शख्स का रवैया ये हो कि गाड़ी से उतर के सबसे पहले कहे सॉरी मुझसे गलती हो गई, खुदा हाफिज। नहीं कहता तो है, उसके बाद ही तो अगला वाला और शेर होके फिर डांटता है। आप यकीन कीजिए, बल्कि कहने से पहले ही वो कहता है कि उतरो तो सही, तो दो गुद्दी पे वो मैं आपसे करूँ ये बुनियादी तौर पर हमारी मुआशरती फ्रस्ट्रेशन है। हाँ। अदरवाइज जो अखलाकी बुनियादें हैं वो यही हैं। और आप यकीन कीजिए, अभी की बात नहीं, शायद 5, 7, 10 साल पहले की बात है कि लाहौर में बाकायदा यानी खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गई तो दोनों एक दूसरे को देखते थे, मुस्कुराते थे, सॉरी करते थे, चले जाते थे, बिल्कुल कोई बात नहीं थी। लेकिन अब जो हमारे माशरे में फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, शायद उसकी वजह से ये तमाम चीजें हो रही है। गुस्सा कहीं का होता है और यहाँ पे उतारने के लिए आते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची। क्या हाल चाल है रियाज साहब आपके? अल्लाह का शुक्र है। मैं जो है गलती के बारे में एक मेरा अपना तजर्बा है कि मेरी कोई चीज गुम हो गई तो मैंने अपने कजन को कहा कि ये लेके गया है। अब बड़ी परेशानी हो गई पूरे घर में, मतलब वो हो गई कि यार ये तो बड़ी खानदान में कि यार ये ले गया है। हाँ। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने कमरे में देखा तो मुझे मिल गई। मैं उनके घर गया और मैंने उनको कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें, मेरी चीज मुझे मिल गई है, मैंने गलती हो गई, मैंने इस बच्चे का नाम ले दिया, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे जो है सुकून नहीं आ रहा, आप लोग मुझे माफ करें। तो वो बड़े खुश हुए और उसकी बदौलत जब मैं घर वापस आया तो आप यकीन करें इतना सुकून से था। अगर आदमी अपनी खता की और गलती की माफी मांग ले और वो उसको कर में दूसरा वाला शख्स उसको माफ कर दे तो ये बहुत जबरदस्त है। कभी भी ना घबराएं, अगर आपसे इंसान है ना, इंसान तो कर में गलतियां तो हर आदमी से होती है। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, एक्सीलेंट पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड। लेकिन कभी कभार हम आमतौर पर देखें हमारे मिजाज में इतनी सख्ती भी आ गई है कि देखिए आपने जो चीज की वो एहसास किया, अगले बंदे का एहसास किया कि मेरे उस पर इल्जाम लगाने पे या उस पर गुस्सा करने पे उस पर कितनी तकलीफ गुजरी होगी। हम इस बात पे भी बात करेंगे कि अक्सर गलती करने वाले को ये एहसास ही नहीं होता कि दूसरे पे इसका क्या असर हो सकता है। दैट इज व्हेन यू आर लैकिंग एम्पैथी, दैट इज व्हेन यू आर लैकिंग कंपैशन। इस पे बात करनी बहुत जरूरी है एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात हो रही है गलती की, तो बड़े इंटरेस्टिंग पहलू पे हम पहुंचे हैं। एक तो जी अगर गलती को एडमिट करना है, दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी करनी है, तो आप में ये एहसास होना चाहिए कि जब आप गलती कर रहे थे तो दूसरे का कितना नुकसान हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे वो कोई इमोशनल अब्यूज़ हो, चाहे उसकी दिल आज़ारी हो, ये एहसास करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या हम गलती में भी भेदभाव करते हैं? मिसाल के तौर पर एक ही गलती अगर मर्द हजरात करें तो रवैया अलग, अगर ख़वातीन करें तो बात कैरेक्टर पर आ जाती है।
इसी तरह अगर कोई साहिब इख्तिदार शख्स गलती करता है तो मामला रफा दफा कर दिया जाता है। आपके पास बहुत पैसे हैं तो गलती नहीं, लेकिन बेचारे गरीब की गलती या गरीब की चोरी उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मिनाज, क्या कहेंगे आप? वेल मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि फिर हमारी इतनी एक लर्न बिहेवियर है और हमारा इतनी आदत बनी हुई है कि गलती हम करते चले जाते हैं। और इसका एक्चुअली आई वांट टू मेंशन हियर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज आई टेक केयर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन ट्रेनिंग्स एंड ऑल। तो जब प्रोफेशनल्स से भी मुलाकात होती है, हम बात करते हैं रिलेशनशिप एट वर्क, रिलेशनशिप विद क्लाइंट, कस्टमर्स, एक बात बहुत नजर आती है कि अब हम एक चीज सीखने लगे हमारी सोसाइटी में कि हमने सॉरी कहना शुरू कर दिया। ये अच्छी बात है, हमने अपोलोजाइज करना शुरू किया, ये बहुत अच्छी बात है। और अब बड़े लोग भी कभी कभी छोटे लोगों से माफी मांग लेते हैं, दिल से उनसे बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी चीजें आ रही है हमारी सोसाइटी में। इसके एक्चुअली 3 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप इसका होता है दैट फर्स्ट यू आल्सो एक्नॉलेज इट, कि आप सिर्फ सॉरी ना कहते हैं, गलती तो माने exactly, आप सिर्फ वर्बली सॉरी ना कहते हैं, बल्कि उससे ज्यादा ये भी कभी कभी शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया हो कि माफी मांग लेने के बावजूद भी आपका दिल हल्का नहीं हो पाता क्योंकि शायद आपको वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। तो वो अगर आपको लगता है सर्कमस्टांसेस को संभालने के लिए, मामले को डिफ्यूज करने के लिए मैंने रस्मन कुछ कहा है, ऐसा माफी थोड़ी मांगी। तो आप एक्नॉलेज थोड़ा सा और मेंशन करें कि हाँ मुझे भी एहसास है, जो आपने एम्पैथी की बात की कि मुझे भी एहसास है कि वाकई में अगर मुझ पर हुआ होता तो आई वुड हैव फेल्ट वेरी बैड। तो आप उसको एक्नॉलेज करें। और दूसरी बात ये होती है कि यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एफर्ट, कि अगर मुझसे गलती हो गई है और आपका नुकसान हुआ है तो नुकसान का अजाला भी किया जाए। तो आप ये माने कि आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी हाँ मुझसे गलती हुई है। अगर आप ये 2 चीजें नहीं करते हैं और सिर्फ वर्बली माफी मांग लेते हैं तो फिर दैट गोज इन द लॉन्ग रन। लेकिन जरा प्रैक्टिकली देख लेना, अगर बहन भाइयों में आपस में लड़ाई हो रही है, गलती किसी से हुई है, डांट दूसरे वाले को पड़ी है, तो हम चुप करके सुनते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, मेरे हिस्से की आज तुम खा लो डांट या मार, शायद मजा भी लेते हैं, है ना। वो कहते कोई बात नहीं, अच्छा मैं पकड़ा नहीं गया, मैं चालाक हूँ। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस सुहेल बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। क्या कहेंगी मैम? जी मैं गलती से मुताल्लिक की बात कर रही थी कि अगर एक बंदे ने चले अपनी गलती मान ली, वो एडमिट कर रहा है कि मेरी ये गलती है, लेकिन अगला बंदा जो है वो बजाय उसको माफ करने के वो भी आगे से जो है वो जानबूझ से उसको इरिटेट करना या वो करना, यानी कि इसका ताल्लुक थोड़ा सा बर्दाश्त के साथ नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा लेकिन बर्दाश्त के साथ अदम बर्दाश्त भी जो है वो भी मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है ना मैटर करती है कि अगर हमारे अंदर बर्दाश्त ही नहीं है, हम किसी की गलती अगर किसी ने कर ली, वो माफी मांग रहा है, तो हम बजाय उसको माफ करने के हम उल्टा जो है उस पर बरस पड़े हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर बर्दाश्त का ताल्लुक भी बनता है। आप अपने स्टेट ऑफ इमोशन से भी तो आ रहे होते हैं ना। अब आपको एक मिसाल देती हूँ, अगर घर में मियाँ बीवी खर्चा बांट कर चलते हैं और दोनों के पास पैसे होते हैं, अगर हस्बैंड से एक दफा बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए तो मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन अगर खातून फाइनेंसेस को मैनेज ना कर पाए तो फिर उस पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि तो बड़ी फुअड़ है, किफायत शार नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं जानती। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अब ये बात मेरे ख्याल में मैं इनसे बेहतर जो आपके पास गेस्ट बैठे हुए हैं हमें वो बेहतर बता सकते हैं हमें कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आगा साहब क्या करें जी, मर्द और खातून में अगर ये जो तफरीक हम करते हैं? देखिए मर्द और खातून की तफरीक के बगैर ये बात तय कर लें कि गलती तस्लीम करना आला ज़र्फी की पहली अलामत। अपनी गलती को तस्लीम करना आला ज़र्फ इंसान की पहचान है। जो गलती तस्लीम नहीं करता वो कम ज़र्फ है और अपनी गलती पर इसरार करने वाले की मिसाल इब्लीस है और कोई भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें छोटी ये तो बड़ी गंभीर वाली बातें हो गई ना। छोटी मोटी गलती भी तो हो जाती है। मिसाल के तौर पे हम खाना पकाते हैं और नमक अगर ज्यादा हो जाए तो हमें कोई कहता है नमक ज्यादा कर दिया, तो हम गलती नहीं मानते, हम कहते हैं रखा है, ये तो चटपटा है, ये तो खट्टा है, तो मैं समझ नहीं आ रहा। जहां पर आप उस गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय नए नए रास्ते तलाश करेंगे, हमेशा वो रास्ते उलझते चले जाएंगे, हमेशा जिंदगी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर मामले में। इसीलिए जो दीन है उसने 2 चीजों को अलग अलग किया है। सही। उसने खता अलग लिखी है, निसियान अलग लिखा है कि मैंने कोई गलती से ला इल्मी में कोई गलती कर दी है, उसका स्टेटस बिल्कुल अलग है, और जानबूझकर गलती की है
वो उसका स्टेटस अलग है और अपनी गलती पर इसरार करने वाले का स्टेटस अलग है। अच्छा, बाकी जब तीनों स्टेटस आप अलग अलग करेंगे तो ऑटोमेटिकली गलती का जो इम्कान है वो खुद ब खुद उन लोगों में कम होता जाएगा जब आप अपने स्टेटस को पहचान। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये मैं चाहती हूँ ये आज की जो गुफ्तगू है ना वो खुसूसन तमाम टेलर हजरात सुने जो कि इस बात पे बजद होते हैं कि नहीं जी हमने डिजाइन खराब नहीं किया, आपका कपड़ा खराब नहीं किया, ये बिल्कुल सही बनाया है। क्या कहेंगी फजीला, ऐसी सिचुएशन से गुजरती हैं तो क्या करती हैं? हाँ, ये डिपेंड करता है कि सामने वाले पर्सन से आपका रिलेशन क्या है। हाँ, क्योंकि एक ही और चांद रात है और कल ईद है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन यही बात है कि आपको मगर ये पता होना चाहिए कि जिस पर्सन से मैं डील करने जा रही हूँ कि ये उसका पैटर्न तो नहीं है। यूजुअली पता होता है अचानक से कोई भी उठकर अगर किसी वजह से लेट कर रहा है, हमेशा वो ऑन टाइम होता है। उसने पहली दफा लेट किया है तो फिर उसको भी पता होता है कि ये मुझसे पहली दफा हुआ है और आपको भी पता होता है। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं ऐसे किसी पर्सन से डील कर रही हूँ जिसका ये पैटर्न है कि वो मिस्टेक करेंगे और उसको मानेंगे, पैटर्न को छोड़िए, जो आगे वाला है जो गलती को पॉइंट आउट करता है, अगर उसका मिजाज ऐसा हो कि वो हर चीज में ही गलती निकाले, तब क्या करना चाहिए? तब ये करना चाहिए, बल्कि जिसका भी ये मिजाज हो, गलती अगर हो गई है तो दोनों में से जो भी है उसे ये बात करनी चाहिए कि गलती के बारे में या ब्लेम गेम खेलने से बेहतर है कि हम इस चीज को डिस्कस करें कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो फिर क्या होगा कि ये जैसे ही आप उनको एक नया ऑप्शन देंगे, खुद ब खुद उनका दिमाग उस स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कुछ लोग होते हैं ना, उनको इल्हाम होता है कि गलती होने वाली है, यानी अभी ग्लास टूटा नहीं है लेकिन उनको लगता है कि आप तोड़ने वाले हैं, आपने किया ही कुछ गलत है। मिनाज, हमारे घर में अक्सर जो बुजुर्ग होते हैं उनके एक अंदाज रिजिड हो जाता है। उनको लगता है कि अगर आप गलती कर रहे हैं तो एक जो हम बड़ा कॉमन जुमला सुनते हैं, जानबूझकर किया है तुमने, ये गलती नहीं थी, ये तुमने जानबूझकर किया है, और बहुत बड़े फसाद का ये बेसिक रीजन बनता है। क्या कहेंगे उन लोगों? एग्जैक्टली, रिजिड होना तो खैर वो तो एक अलग लेवल है, और खैर बुजुर्गों के लिए वैसे हमारी सोसाइटी में जिस तरह से हम बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देते हैं और हमें हमेशा हम सोचते हैं कि एक तरीके से उनसे बात की जाए, ये अपने आप में एक बहुत ब्यूटी है हमारी सोसाइटी की। वी शुड अप्रिशिएट दैट। माफ़ करने के बारे में तो मैं एक बात मेंशन कर दूं, इस्लाम ने जितना उस पर इंसिस्ट किया है, अगर मैं स्कूल की मुझे सही याद आ रही है तो एक पूरा चैप्टर होता था उफू दरगुजर के ऊपर इस्लामियात के अंदर हमारा। तो मतलब जितना इस पे इस्लाम इंसिस्ट करता है, टुडे इन द वेस्ट वी हियर द सेम थिंग। यू हियर सेलिब्रिटीज लाइक ओपरा विनफ्री और ये सारे लोग बात कर रहे हैं आजकल के फॉरगिविंग समबडी इज अ कंप्लीटली सेल्फिश एक्ट, यानी कि आप किसी को माफ करें। एग्जैक्टली, तो आपके अंदर जो सुकून आ जाता है, एक तो सामने वाले का दिल बड़ा होता है कि इसने मुझे माफ कर दिया। अच्छा जी, बिल्कुल, हम इस पे बात करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? राशिद मलिक बोल रहा हूँ, कराची से। ठीक है आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, क्या कहेंगे जो हम जुमला सुनते हैं, अगर गलती एडमिट भी कर ली, माफी मांग रहे हैं, अगला कह रहा है नहीं तुमने गलती नहीं, तुमने जानबूझ के ये किया है, आप क्या कहेंगे? जी, इसमें ये है कि पहले तो गलती जो की है अगर आपने तस्लीम करनी तो अपनी गर्दन से ऊपर ऊपर तस्लीम ना करें, दिल से तस्लीम करें। ये बात की आपने, जबरदस्त। दिल से तस्लीम करेंगे तो अगले के दिल तक पहुंचेगी। सही। और गलती तस्लीम करना बहुत अच्छी आदत है, और अगले को माफ कर देना भी, ये इंसान की पर्सनैलिटी को डिटॉक्स कर देता है। सही। बंदे को प्योरीफाई करता है, बंदे के अंदर से स्मेल खत्म हो जाती है। सही। इंसान इससे बड़ा बनता है, और ये गलती ना तस्लीम करना तो वो बंदा बिल्कुल अकड़ जाता है। वो अच्छी चीज नहीं, ना अल्लाह को पसंद है ना दुनिया को पसंद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का और ये बड़ी अहम बात करने का। लेकिन गलती के साथ अभी मिनहाज जैसे बात कर रहे थे कि माशरे में तब्दीली आई है कि हम गलती एडमिट करने लगे हैं, माफी तलाफी कर लेते हैं, लेकिन आगा साहब माफ़ी कई दफ़ा मुझे लगता है कि रस्मन या सिर्फ ज़बानी होती है। असल यानी गलती को तस्लीम करना या माफ़ी मांगना तो ये कि मैं आपके रवैये में भी बदलाव देखूं। अगर आपके मिसाल के तौर पे गुस्सा करने से या सबके सामने चीखने चिल्लाने से मुझे तकलीफ होती है, आपने एक दफ़ा इस रवैये की माफ़ी मांग ली, लेकिन अगर आपका रवैया बदल ही नहीं रहा और वो गलती आप बार बार किए जा रहे हैं, तब क्या करना चाहिए? उसका बेहतरीन जवाब इन्होंने दे दिया कि वो ऊपर से माफ़ी मांगी है, नीचे से नहीं। हाँ। दिल से माफी मांगने का मतलब यह है कि आपने अपनी गलती की इस्लाह, और गलती की इस्लाह करने का जो बुनियाद है, मेरा अपना ख्याल है कि वो है दिल से माफ कर। दिल से अगर आप माफ कर रहे हैं या दिल से आप माफी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अंदर से कुछ महसूस कर रहे हैं। उसके बाद आपसे उस गलती का दोबारा होना इस बात की अलामत है कि आपने उस गलती से सीखा ही कुछ।
लेकिन क्या हमारी ये एक्सपेक्टेशन, आप सबसे मेरा ये सवाल होगा, ये तवक्को ही हमारी गलत है कि हम दूसरे से उसका रवैया बदल लेने की तवक्को करें? यानी एक दफ़ा किसी की किसी हरकत से आपको तकलीफ हुई, आपने उसका इजहार भी कर दिया, उससे माफ़ी मांग ली, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अब ये तब्दील हो जाएगा, और वो तब्दील नहीं होता तो आप अपने आप को तकलीफ में रखते हैं हर वक्त। हाउ शुड बी मैनेज दैट आगा साहब? मेरा अपना ख्याल ये है कि आप जो है ना उन रवैयों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कभी ना करें, नहीं कर सकते, इसलिए कि कभी कभी जो है ना वो हम डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे आपने कहा कि ये चांद रात है और गलत हो गया, उस दिन दर्जी ठीक है, कुछ भी है वो दर्जी ठीक है, सही। तो बात यह है कि हम उसी मरहले पर दुनिया वक्त बेवक्त खड़े हुए होते हैं, हाँ, कि जो कुछ भी है वो लास्ट है, तो इसलिए हम जो बहुत सारी चीजों को तब्दील कर रहे होते हैं। सही। मेरी दरख्वास्त ये कि हम इन तमाम चीजों में जो इन साहब ने बात की बड़ी प्यारी बात थी कि दिल से तस्लीम करना, बिल्कुल इसी तरह अगर हम दिल से गलती तस्लीम करते हैं तो दरअसल ये न सिर्फ ये कि बेहतरी की तरफ कदम है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि शायद ये आला ज़र्फ़ी की निशान। लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ जो हमारी ज़िंदगी को प्रॉब्लमैटिक बनाती हैं। फजीला जी, घर में किन बातों पे लड़ाई हो रही थी? जूते कहा है जगह पे रखो, नहीं रखे, तौलिया कहा है कि गंदा तौलिया इस तरह मत फेंको, वो नहीं किया, और ये गलतियाँ रोज़ होती हैं। और इसी पे जो घरेलू ख़वातीन हैं वो बेचारी हर वक्त गुस्से में रहती हैं, हर वक्त नाराज़ रहती हैं, और अगर वो कन्फ्रंट करती हैं तो अगला कहता है सॉरी, अच्छा जी गलती हो गई। ऐसी सिचुएशन में इसकी क्या एप्लीकेशन है, वहाँ क्या मशवरा देंगी आप? मशवरा ये कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी गलती की है जिसपे मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, जैसे सबके सामने चीखा तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट पहुंचा, तो अगर आपने सॉरी कहा है तो इट्स ओके की जगह बेहतर है कि मैं कम्युनिकेट करूँ कि रवैये ने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई और जो सबके सामने हुआ उसकी वजह से मेरी अपनी ज़ात के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स थे। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये रवैया आइंदा नहीं होगा, तो इससे ये कम्युनिकेट होगा कि इट्स ओके और आई एम सॉरी के वर्ड। बड़ा सीरियस पहलू ये भी है कि हम अभी तक ये बात करें कि अगर किसी से गलती हुई तो वो माफ़ी मांग ले, दिल से अपनी गलती का इजहार करे, लेकिन ये भी सोचना ज़रूरी है कि आपके गलती से या आपके गलत रवैये से जिसको तकलीफ हुई है वो भी तो अपने ही टाइम पे आपको माफ करेगा। मिनाज, ये भी मुझे बड़ा अजीब सी बात लगती है कि एक ने माफी मांगी, अब मेरे पे फर्ज हो गया मैं माफी कबूल भी करूं। इस पे बात करनी जरूरी है, लेकिन एक कॉलर है, उनसे बात करते पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं मिसेस रुखसाना जी, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत तो गलती मानते ही नहीं है। अगर मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ तो इंसान गलती करता है, और जब मैं कुछ कहती हूँ तो वो कहते हैं गलती, मैंने तो गलती की नहीं, ये मैंने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल दूध पिया है, गिलास नहीं रखती है, तो मैं कहूँगी गिलास, ये किसने रखा पहले गिलास, कि मैंने तो नहीं रखा। सही। तो ये इस तरह क्यों होता है, लोग अपनी गलती नहीं मानते? अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हम इतने तैयार होते हैं कि हमने अगर किसी को डांटना है तो वो मानेगा ही नहीं, तो हमने एक तकरीर तैयार की होती है और वो पहले ही मिनट में अगर मान जाए तो मुझे तो ऐसा लगता है मैं तशनगी रह गई है, अभी तो मैंने बहुत कुछ बोलना था, अभी तो मैंने बहुत डांटना था, वो पहले आगे से अगर सॉरी कर ले तो मेरा तो सारा प्लान चौपट हो जाता है। मिनास, आपके साथ हुआ है कभी ये? हाँ, ये स्पेशली आई थिंक मर्द हजरात फेस करते हैं, हमारी सोसाइटी, हम लोग फेस करते हैं। जब हमें कहीं इजाजत, मैं इजाजत कह सकता हूँ, अब तो हमारे यहाँ माहौल ऐसा हो गया है कि हम इजाजत कह सकते हैं। आप मैरिड हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल। शुक्रिया। तो जब आप इजाजत लेने के लिए बाकायदा एक पूरी तैयारी करके जाते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूजेस, बहुत सारे रीजंस एंड ऑल, और ठक करके पहले जुमले के बाद ओके गो अहेड, कोई मसला ही नहीं। हाँ। तो फिर आप कहते हैं अरे ये तो मेहनत सारी जाया हो। नहीं 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 नहीं, देखिए इसमें मैं आपको बारीकी बताती हूँ, ये गो अहेड नहीं होता। एक अगर उसमें दूसरा वाला गो अहेड हो ना, वो करो जो तुम्हारा दिल चाहे, तो बिल्कुल वो मत करो जो तुम्हारा दिल चाहे। लेकिन ये बड़ी अहम बात है, इस पर बात करते जी एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। डील कर रहा होता है। मेरा ख्याल है कि शायद जो अगली प्रोडक्ट होती है वो ज्यादा बेटर होती है। हाँ, और उसकी गलती, अच्छा उसकी गलती जरा छुप भी जाती है, कभी बड़ा भाई खुद ही छुपा देता है, कभी उसको भी जरा चालाकी आ जाती है कि अच्छा भाई ने ये किया था तो उसको इतनी डांट पड़ी थी, मुझे कौन सा चोर रास्ता इख्तियार करना है। बट सच इज लाइफ, एंड यू नो आई थिंक ये गलतियां हम सबसे होती हैं। इट्स गुड टू, जैसे अक्सर कहते हैं ना हमारे यहाँ मुहावरा है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। छोटी गलती को अगर मान लेंगे तो बड़ी गलतियों से आप बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर
डॉक्टर फजीला फॉर बीइंग हियर, मिनहाज एंड आगा साहब, इट वाज ट्रूली अ प्लेजर। और जितने लोगों ने हमें आज कॉल किया, हमारी इस गुफ्तगू का हिस्सा रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये बिल्कुल गलती नहीं थी, आज हमें लगा कि हमने बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक उठाया है। कल भी आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।